वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक तमिल लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर फिल्म जेंटल वुमन। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूर्णी नाम की एक मैरिड लेडी कुकिंग कर रही है अपने घर में। वहीं पूर्णी का धार्मिक हस्बैंड अरविंद अपने पूजा पाठ में मग्न होता है। पूजा करने के बाद वो एक रिलीजियस बुक को रीड कर रहा होता है। तभी उसकी फोन की घंटी बजती है तो वो कॉल उठाता है। फिर अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे देखो निकलना होगा, तुम ब्रेकफास्ट बैग में ही डाल दो। इसके बाद पूर्णी अरविंद को गाड़ी की चाबी वगैरह देती है और वो भी पूर्णी को आई लव यू कहकर हक कर देता है। उसके बाद निकल जाता है वहां से काम के लिए। दोस्तों, अरविंद वैसे LIC कंपनी में काम करता है। वो देखने में तो कुछ खास नहीं है पूर्णी की तुलना में, मगर वो पूर्णी से बहुत प्यार करता है। बीच बीच में पूर्णी को घुमाने के लिए भी लेकर जाता है, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, उसे सरप्राइजेस भी देता है। जिससे मतलब ऑल इन ऑल पूर्णी की लाइफ बहुत ही मस्त चल रही होती है। वो एक ऐसी हाउसवाइफ है जिसका काम बस अपने पति की सेवा करना है और इस काम को वो बेहद ही खुशी खुशी कर रही होती है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, पूर्णी अपार्टमेंट की एक आंटी के घर पर जाती है जहाँ पर सारी महिला मंडली इकट्ठा होती है, क्योंकि उन आंटी के घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है और वहाँ पे खाना बनाना होता है। पर किचन की लाइट फ्लिकर करती है तो पूर्णी टेबल पे चढ़कर बल्ब को चेंज कर देती है, जिसको देखकर वो आंटी कहती है, घर पे इतने सारे मर्द हैं, कब से इन्हें कह रही हूँ कि बल्ब चेंज कर दो, कुकिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर ये सुने तब ना। आजकल की लड़कियां ही ठीक है, वो सारा काम खुद ही कर लेती हैं, मर्दों के भरोसे नहीं बैठती। इसके बाद बाकी की लेडीज पूर्णी को छेड़ने लगती हैं कि तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए और रात में वो आवाज है। लेकिन तब एक लेडी पूर्णी को सजेस्ट करती है कि देखो, कोई जरूरत नहीं है इतनी जल्दी बच्चा करने की। 2-3 साल बाद जब लगे कि शादी में एक्साइटमेंट नहीं बची, तब बच्चा करना आराम से, और वो भी सिर्फ एक, क्योंकि बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। इस पे आंटी जी कहती है कि अरे हमारे जमाने में तो कहावत थी कि हवस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक टिकता है, उसके बाद बच्चे वगैरह कर लो और परिवार पूरा कर लेना चाहिए। और साथ ही लेडीज के बच्चे कर लेंगे, और बच्चे करने के बाद अगर पति खराब भी निकल गया तो बच्चे बुढ़ापे का सहारा बन जाते हैं। इस तरह वो आंटी कह रही होती है दोस्तों। तब इस पे एक और लेडी कहती है कि आंटी जी, ये सब आपके जमाने की बात है, आजकल तो सब चेंज हो गया है। 6 महीने बीत जाएं या 50 से 60 साल, सब एंजॉय करते हैं अपनी मैरिड लाइफ को, और बच्चे कोई फिक्स डिपॉजिट थोड़ी ना है जिन्हें अपने बुढ़ापे के लिए रखना है। आंटी भी कहती है कि देखो, गमले का पौधा भी तभी ज्यादा खूबसूरत लगता है जब उसमें फल फूल आते हैं। आजकल की मॉडर्न लेडीज बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बच्चे लेट से करने के बहाने ढूंढती रहती हैं, और फिर ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर, और वो अपनी वाइफ को छोड़कर आसानी से निकल जाता है। अब क्या होता है कि बच्चे होने से आदमी इमोशनली अटैच हो जाता है। वो चाहे बाहर 10 जगह मुंह मारे, पर अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ता। ऊपर में रहने वाली नैन्सी के साथ भी तो यही हुआ था, उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब एक लेडी कहती है, पर वो तो डिवोर्स के बाद काफी खुश दिखती थी। दोस्तों, यहाँ पूर्णी इन सब की बातें बड़े गौर से सुनती है, मगर कुछ बोलती नहीं। तभी पूर्णी का अलार्म बज जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पति के जागने का टाइम हो गया है। इसलिए वो लेडी से कहती है कि मैं जरा उनको कॉफी देकर आती हूँ। तो एक लेडी उसको भड़काती है कि अरे, तुम्हारे हस्बैंड को खुद कॉफी बनाने नहीं आती क्या? पूर्णी कहती है, कहाँ आती उन्हें तो गैस तक जलाना नहीं आता, इसलिए उनसे घर के काम में तो मैं मदद की उम्मीद भी नहीं रखती। फिर जब पूर्णी अपने घर की डोरबेल बजाती है तो दरवाजा नैन्सी खोलती है दोस्तों, जिससे पूर्णी तो हैरान कि ये कैसे हो गया। तब नैन्सी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पड़ोसी हूँ। दरअसल मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाई, तो सोचा आज चलकर मिल लूं तुमसे, पर तुम घर पर थी नहीं। आओ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अब इतने में पूर्णी क्या देखती है दोस्तों कि अरविंद के हाथ में ट्रे है। ट्रे में 2 चाय की कप भी है, जिसे अरविंद ने खुद अपने हाथों से बनाया। ये देखकर तो पूर्णी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि 3 महीने में इन्होंने एक भी बार मेरे घर के कामों में मदद नहीं की। हमेशा यही कहते रहे कि मुझे गैस तक जलाना नहीं आता, और मेरी गैर हाजिरी में इन्होंने नैन्सी के लिए चाय भी बना ली। ऊपर से दोस्तों, जब नैन्सी ये बात करती है ना कि कई महीनों से मेरा घर बंद पड़ा था, इसकी सफाई करनी होगी, तो अरविंद कहता है कि अरे, पूर्णी तुम्हारी सफाई में मदद कर देगी, देखो इसने मेरा घर कितना चमका के रखा हुआ है। नैन्सी कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी मेड को कॉल कर दिया है, वो आ जाएगी। फिर वो पूर्णी को कहती है कि अरे सुनो, अरविंद ने तुम्हारी कुकिंग की काफी तारीफ करी है, तो किस दिन टेस्ट करवा रही हो अपने हाथों से कुछ? अरविंद कहता है कि अरे तुम आज ही हमारे साथ लंच कर लो, मगर नैन्सी कहती नहीं नहीं, आज मुझे घर पे कुछ काम है। अरविंद फिर जबरदस्ती करता है कि पूर्णी तुम्हें पैक करके दे देगी, लेकिन फिर भी नैन्सी मना कर देती है। अब जैसे नैन्सी जाने लगती है ना, तो अरविंद उसको सीधे हक करते हुए बाहर तक छोड़ने के लिए भी जाता है। अपने पति का ये रूप देखकर पूर्णी बिल्कुल हैरान। उसे तो पता ही नहीं होता कि दूसरी लेडीज के सामने उसका पति किस तरह बिहेव करता है। वो अपनी वाइफ को इंपॉर्टेंस देने के बजाय नैन्सी को ज्यादा तवज्जो दे रहा होता है। फिर रात में पूर्णी अरविंद से कहती है कि नीचे वाली आंटी है ना, वो कह रही थी कल मुझे टेंपल चलने के लिए, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो इस पे अरविंद कहता है कि सुनो, बिल्डिंग की लेडीज से ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो दिखावा करेंगी कि वो तुम्हारा भला चाहती है, पर वो धीरे धीरे हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगेंगी। अगली सुबह भी बिल्कुल उसी तरह से होती है दोस्तों, जैसे अभी तक होती आई है। अरविंद के जागने से पहले पूर्णी को जागना पड़ता है, ताकि वो सुबह सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर सके और फिर अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग कर सके। वहीं हस्बैंड आराम से जागता है और नहा धोकर फिर वो भी पूजा पाठ करता है और फिर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। जाने से पहले पूर्णी उसे कार की कीज और लंच बॉक्स देना भी नहीं भूलती। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद पूर्णी कपड़े वगैरह धोने में बिजी हो जाती है कि तभी उसकी सासू माँ कॉल करती है।
वो तो डॉन्ट मारती है कि जब मैं फोन करूंगी तभी करोगी क्या, खुद नहीं कर सकती कभी। तब पूर्णी कहती है कि देखो दरअसल उन्होंने मेरे फोन का रिचार्ज अभी तक नहीं किया है, इसलिए मैं इधर से कोई कॉल नहीं कर सकती। लेकिन तब उसकी सासू माँ भी यही कहती है, उस नालायक के भरोसे मत रहो, वो बाहर का काम करने में इतना बिजी हो जाता है कि घर का काम करने में उसको होश ही नहीं रहता। इनकी बातों से दोस्तों हमें पता चल जाता है कि पूर्णी की सासू माँ अपनी बेटी के घर आई हुई है, क्योंकि पूर्णी की ननद प्रेग्नेंट है और अगले महीने उसकी डिलीवरी होने वाली है। रात में पूर्णी अपने हस्बैंड को बताती कि मेरी फ्रेंड की सिस्टर गाँव से यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, तो क्या मैं उसे अपने घर पे रहने के लिए बोल सकती हूँ। अरविंद ग्रीन सिग्नल देते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, उसको आने से तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा वैसे भी, और सुनो मुझे वैसे भी काम के सिलसिले में 2-3 दिन बैंगलोर जाना होगा। तो दोस्तों जिस दिन उसकी फ्रेंड दीपा गांव से पूर्णी के घर आती है, उसी दिन अरविंद को बाहर जाना होता है, मगर दीपा को देखकर उसके मन में थोड़ा हलचल मच जाती है। वो थोड़ा हाई हेलो करने के बाद पूर्णी से कहता है आज तो तुम्हें मंदिर भी जाना था ना, तो चलो मैं काम पे जाते वक्त तुम्हें मंदिर छोड़ देता हूँ, तब तक दीपा घर पर थोड़ा रेस्ट कर लेगी, वैसे भी दीपा का इंटरव्यू तो कल है ना। इसके बाद दोस्तों पूर्णी को लेकर अरविंद अपनी कार से थोड़ी दूर तक चला जाता है, फिर कहता है कि अरे लगता है मैं अपना फोन घर पे ही भूल गया, तुम भी ना मुझे याद नहीं दिलाती टाइम पर। फिर कार में फोन न मिलने के बाद अरविंद कहता है कि सुनो मैं घर जाकर फोन लेकर आ जाता हूँ, तुम यहाँ से ऑटो लेकर मंदिर चले जाओ। इसलिए पूर्णी ऑटो लेकर मंदिर चली जाती है दोस्तों, और ये होशियार चंद वापस आता है घर पर और दरवाजा खुलवा कर दीपा से कहने लगता है कि अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, लगता है मैं कहीं रखकर भूल गया हूँ, तुम जरा अपने फोन से कॉल करो ना। अच्छा तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है ना, लिखो मेरा नंबर लिखो एक बार। अब दोस्तों अरविंद को घर पे उसका फोन तो मिल जाता है, पर वो कहता है कि हड़बड़ा कर आने से मेरी सांसें थोड़ी फूलने लगी है, तो थोड़ा पानी गर्म कर दो ना पीने के लिए। तो दीपा बेचारी चली जाती है किचन में पानी गर्म करने, जिसके बाद अरविंद पीछे से दीपा को बड़ी गंदी नजरों से देखता है और फिर धीरे धीरे दबे पांव उसके नजदीक जाने लगता है। जब वो दीपा के हेयर को स्मेल करता है ना, तो अचानक दीपा डर जाती है और उसके हाथ में जो गर्म पानी होता है वो उछलकर अरविंद पे पड़ जाता है। गर्म पानी से बचने के लिए वो पीछे की ओर अचानक उछलता है, तो पीछे स्लिप पर उसका सर टकराता है, जिससे अरविंद कोई भी हरकत करना बंद कर देता है और वो लाश की तरह वहीं पड़ा का पड़ा रह जाता है। और अब तो दीपा को भी समझ नहीं आता कि वो करे क्या। कुछ देर में पूर्णी वापस घर पर आती है और किचन में ये नजारा देखकर हो जाती है हैरान। रोते रोते वो दीपा से कहने लगती है कि तुमने क्या कर दिया ये। फिर वो अरविंद को जगाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं जागता। तभी अरविंद का फोन बजता है। काफी देर तक लगातार फोन रिंग के बाद पूर्णी फोन पिकअप कर लेती है। तो दोस्तों ये कॉल अना नाम की लड़की ने किया होता है, जो कहती है कि बेबी तुम कहाँ हो, ऐसे में तो हम लेट हो जाएंगे गोवा के लिए, जल्दी आओ मैं एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और सुनो रास्ते से मेरे लिए पैड्स खरीद कर लेकर आना, लगता है पीरियड्स चल रहे हैं। ये सब सुनकर तो पूर्णी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अना और अरविंद के व्हाट्सएप को चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अना और अरविंद तो डेट कर रहे थे। अरविंद काम के सिलसिले में बाहर जाने के बहाने से अना के साथ गोवा जा रहा था क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। इससे पूर्णी को बहुत गुस्सा आता है और उसी वक्त अरविंद को भी होश आ जाता है। पर इतने दिनों से वो पूर्णी को चीट कर रहा है, ये सच जानकर पूर्णी का खून तो खौल ही जाता है और वो पास में रखे दरांती को तुरंत ही उठाकर अरविंद के गले पे मार देती है, जिससे इस बार गला कटने से अरविंद की सच में हो जाती है मौत। और इस चीज से दीपा तो सुन। तभी बजती है डोरबेल। पूर्णी उठती है, अपने बदन पे लगा खून साफ करती है और फिर खोलती है दरवाजा। दरवाजे पे वॉचमैन होता है, जो कहता है कि मैडम सर ने गाड़ी रास्ते पे पार्क कर दी है, जिससे सभी को बड़ी परेशानी हो रही है, उनको कह दो कि गाड़ी साइड में कर दो। अब वॉचमैन को तो पता ही नहीं है कि सर जी तो चल बसे अपने कुकर्म की वजह से। तो पूर्णी जब गांव में थी ना दोस्तों, तो वहां वो ट्रैक्टर चलाया करती थी। हालांकि उसने कभी कार ड्राइव नहीं की, क्योंकि हमेशा अरविंद कहा करता था कि तुम कहां से कार चला पाओगी, ट्रैक्टर और कार में फर्क होता है, ये तुम्हारा गांव नहीं है जो खुला खुला कहीं भी चला ली गाड़ी, यहाँ कई सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने हैं। मगर आज जब पूर्णी को जरूरत पड़ती है ना, तो वो खुद ही कार को छोटी सी जगह में बिल्कुल सेफली पार्क कर लेती है। इसके बाद वो ऊपर जाती है और अरविंद की लाश को अपने फ्रिज में डाल देती है और फिर पूरे घर की अच्छे से बिल्कुल क्लीनली सफाई कर देती है। सफाई करने के बाद जब वो थक जाती है तो अपने लिए एक शरबत बनाती है पहले, उसके बाद आराम से बैठकर जी भर के रोती भी है। अगली सुबह वो दीपा से कहती है आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, तुम तैयार हो जाओ तब तक। रेडी होने के बाद दीपा पूर्णी से कहती दीदी आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, चलिए ना पुलिस में जाकर सारा गुनाह कन्फेस कर लेते हैं। तब पूर्णी कहती तुम्हें पता है आजकल सोसाइटी में कैसा कॉन्सेप्ट है, भला है बुरा है जैसा भी है, तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है, ये चल रहा है सोसाइटी में आजकल। उसकी सारी गलती होने के बाद भी ब्लेम हमें ही किया जाएगा। सबसे पहले तो तुम पे उंगली उठेंगी कि जरूर तुमने छोटे छोटे कपड़े पहनकर अरविंद को उकसाया होगा, तुमने उसे कोई हिंट दिया होगा जिसकी वजह से वो तुम्हारे नजदीक आया, और मुझे जिम्मेदार ठहरा जाएगा कि मैंने अपने हस्बैंड की सारी नीड सही से पूरी नहीं की, तभी तो मेरा हस्बैंड बाहर मुंह मारता फिरता है। ये कोई नहीं समझेगा। सुअर को महंगे साबुन से भी नहला दो ना, तब भी वो नाली में ही जाएगा। ऊपर से उस सुअर के लिए अपनी बाकी की बची कुची लाइफ कोर्ट में नहीं गुजारना चाहेगा कोई भी। वो आगे कहती है तुम्हें तो तुम्हारे डैड का कर्ज भी चुकाना है ना अभी। देखो जब तुम्हें जॉब करनी थी तब तुम्हारे डैड ने कहा कि हमारे घर की लड़कियां शहर जाकर काम नहीं करती, पर जब उन्होंने उधार में पैसे गवा दिए
तब उन्हें याद आया कि मेरी बेटी भी काम कर सकती है। खैर चलो, तुम्हारे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, और सुनो, इंटरव्यू के बाद तुम सीधा अपने गाँव के लिए निकल जाना और किसी से कोई भी जिक्र मत करना कि तुम मेरे घर पे रुकी थी, ये सारी बातें, ओके? और भूल जाना कि ऐसा कुछ हुआ था। दीपा को समझाने बुझाने के बाद पूर्णी शावर लेने के लिए चली जाती है और अरविंद से मिलने के लिए अब आती है नैन्सी घर पर। तो दीपा जाकर बताती है पूर्णी को कि कोई जीजू से मिलने आया है। तब पूर्णी कहते, जाओ तुम रूम में बैठ जाओ, मैं उसे हैंडल करती हूँ। इसके बाद पूर्णी कहती है कि मेरे पति तो 3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। तो नैन्सी भी ये सुनकर चली जाती है। फिर पूर्णी दीपा को अरविंद की कार से लेकर इंटरव्यू दिलाने के लिए लेकर जाती है। इंटरव्यू में दीपा सिलेक्ट भी हो जाती है, जिसके बाद वो चली जाती है अपने गाँव। यहाँ से 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिनों के बाद अरविंद की माँ पूर्णी को कॉल करके कहती है, क्या हो गया? 2 दिन से तुमने मुझसे ना तो फोन पे बात करी है और ना ही दूध लेने के लिए दरवाजा खोलती हो, क्यों? दूध वाले ने मुझे कॉल करके बताया, और अरविंद की कार भी पार्किंग में नहीं है। क्या हो रहा है? वो ऑफिस नहीं गया है क्या? तो पूर्णी अपनी सासू माँ से कहती है, वो तो बाहर गए हुए हैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में, मैं घर पर अकेली हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही पूर्णी बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि दरवाजे के बाहर होती है अना, और अना को पूर्णी ने उसके वॉइस मैसेज और कॉल वाली आवाज के साथ साथ उसके परफ्यूम से भी पहचान लिया था। दरअसल एक दिन अरविंद के कपड़े से सेम यही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। तो अना को पहचानने के बावजूद पूर्णी उसको ना पहचानने का नाटक करती है। अना बताती है, मैं अरविंद की क्लाइंट हूँ। तब वो अना को घर के अंदर बैठाती है और पानी के लिए भी पूछती है। पहले तो पूर्णी नॉर्मल ग्लास में उसके लिए पानी निकालती है, पर फिर वो फेंक कर उस मग में पानी भरती है जिसमें पूर्णी और अरविंद की शादी की फोटो प्रिंटेड है। वो जानबूझकर उस मग में पानी देकर अना को इनसिक्योर फील करवाती है और ये भी इनडायरेक्टली बताना चाहती है कि अरविंद मेरा पति है। तब अना झूठ कहती थी कि दरअसल मैंने अरविंद से लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, उसी को रिन्यू करवाना था। तो मुझे ऑफिस जाने पे पता चला कि अरविंद तो ऑफिस आया ही नहीं। अब क्या है ना, मेरा काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऑफिस से एड्रेस लेकर यहाँ तक आ गई। अरविंद है कहाँ वैसे? तो पूर्णी कह देती है, वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं 3 दिन के लिए। अना कहती, पर 3 दिन तो हो चुके हैं ना। पूर्णी कहती, हाँ हो तो चुके हैं, पर शायद काम बढ़ गया होगा, इसलिए और दिन बढ़ा दिए हैं। अना ये भी पूछती है कि उन्होंने कुछ आपसे फोन पे कहा क्या? पूर्णी कहती, नहीं तो वो जब भी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो मुझे फोन वगैरह नहीं करते, उनके काम में डिस्टर्ब ना हो इसीलिए। वैसे आपको सिर्फ मेरे पति से काम है क्या? वहाँ और भी तो होंगे ऑफिस में लोग। अना कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? पूर्णी कहती है, मेरा मतलब यह है कि आपको जो काम है वो सिर्फ मेरे पति ही कर सकते हैं क्या, और कोई नहीं कर सकता? किसी और से करवा लीजिए आप, इतना ही अर्जेंट है तो। तब अना कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू से अपने सारे काम अरविंद से ही करवाती हूँ। हाँ मैं वेट कर लूंगी, कोई बात नहीं, अगर वो आए या फोन करे तो उन्हें कह दीजिएगा अना आई थी। इसके बाद अना जाती है फिर से अरविंद के ऑफिस, जहाँ पे अरविंद का दोस्त अना पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम तो हद हो यार, अरविंद कहीं गया हुआ है और तुम रात रात में बार बार मुझे क्यों फोन कर रही थी? और मेरी वाइफ अरविंद की वाइफ की तरह नहीं है कि झूठ बोल दूं कि कॉल आ रहे हैं तो ऑफिस से आ रहे हैं। मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, और साथ ही तुम प्लीज बार बार ऑफिस मत आया करो। अरविंद जरूर कहीं गया होगा किसी काम से, वापस आ जाएगा, तुम्हें कॉल जरूर करेगा। यानी कि दोस्तों, अरविंद और अना के अफेयर के बारे में अरविंद के इस दोस्त को भी पता था। फिर हम अना को उसकी और अरविंद की पुरानी फोटोज देखकर इमोशनल होते हुए देखते हैं और तभी स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है। एक दिन अना पेंटिंग कर रही होती है और अरविंद भी उससे मिलने के लिए आया होता है। तभी अरविंद को उसकी मॉम कॉल करके खूब झाड़ती भी है और कहती है, तुम अपनी बीवी को बेवकूफ बना रहे हो कि काम पे हूँ मैं। संडे को भला तुम्हारा ऑफिस कब खुला रहता है बताओ? सरकारी दफ्तर है तुम्हारा, हर संडे ऑफ रहता है, और तुम हो कि उस गंवार पूर्णी को पट्टी पे पट्टी बढ़ा रहे हो। देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसके पास हो। देखो मैंने तुम्हारी शादी प्यारी सुशील लड़की से करवा दी है ताकि तुम उस लड़की से दूर हो जाओ, समझे? पर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो अना बहुत ही मॉडर्न लड़की है, वो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है, पहले बता दो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी पूर्णी से करवाई। उसमें हमारे घर की बहू बनने के सारे गुण हैं। बेचारी अनाथ बच्ची है और तुम उसको चीट करके अच्छा नहीं कर रहे, तुम अभी घर जाओ। तब किसी तरह समझा बुझाकर अरविंद अपनी मॉम का कॉल काट देता है, पर सारी बातें तो अना ने भी सुन ली थी। वो भी अरविंद पे काफी गुस्सा करती है और कहती कि तुम्हारी मॉम सही कह रही थी, तुमने जब शादी कर ली है तो अपनी बीवी के साथ ही रहो ना, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। तब अरविंद उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि मेरा तो पूर्णी से शादी करने का जरा भी मन नहीं था, तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती उससे शादी करवा दी मेरी, लेकिन मैं सच बताऊं मैंने आज तक उसको हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी आई लव यू कहा। उसको देखकर मुझे कुछ फील होता ही नहीं। देखो अब तुम ही मेरे जीने का सहारा हो, मुझे खुद से दूर मत करो। ये सब झूठी बातें कहकर दोस्तों वो अना को मैनिपुलेट कर देता है और शादी करने के बाद भी वो अपनी महबूबा से कंटिन्यू करता है अपना अफेयर। वहीं घर पे वो पूर्णी के सामने ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे तो वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णी से प्यार करता है। वो एक भी रात बिना इंटीमेट हुए नहीं छोड़ता उसको, और अना से ये कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को टच भी नहीं करता। अगले दिन की बात है दोस्तों, अना जाती पुलिस स्टेशन और वहाँ वो अरविंद के गायब होने की बात इंस्पेक्टर को बताती है, ये कहकर कि अरविंद को मैंने 5 लाख रुपए दिए थे न्यू LIC स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, पर वो पैसे लेकर कहीं गायब हो गया है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि हम आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं चलो, पर हाँ आपके पास पैसे देने का कोई सबूत है क्या? तब अना कहती है कि सर मैंने तो उसे कैश दिया था। दरअसल बात यह है कि मैं उस पर चोरी या धोखाधड़ी का इल्जाम नहीं लगा रही, हमारी काफी पहले से जान पहचान है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे पैसे लेकर कहीं नहीं भागा है, बल्कि हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। कॉल करने पे भी फोन नहीं उठा रहा। मैं उसके घर भी गई थी, पर उसकी वाइफ का कहना है कि वो तो काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ है,
वहीं ऑफिस वालों का कहना है कि अरविंद तो हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखता, पता नहीं वो कहाँ चले गया। अब अरविंद के बारे में पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर अरविंद के घर जाता है, जहां पूर्णी से बातचीत करने पे पता चलता है कि पूर्णी और इंस्पेक्टर का गांव आसपास ही है। इससे इंस्पेक्टर के मन में पूर्णी के लिए एक लाइकिंग आ जाती है। वो बड़े अच्छे से उससे अरविंद के बारे में पूछताछ करता है, तो पूर्णी फिर से सेम बात कहती है जो वो अभी तक सबको बताते हुए आ रही है कि मेरे पति तो काम के सिलसिले में 3 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, लगता है काम बढ़ गया इसलिए दिन भी बढ़ गए। साथ ही उन्होंने मुझे कॉल पे कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि मेरे पति जब भी बाहर जाते हैं काम पर तो वो कॉल नहीं करते मुझे, उनका सारा ध्यान काम पर ही होता है सिर्फ। कहना मेरे पति बड़े ही वर्कहॉलिक टाइप के इंसान है। साथ ही दोस्तों पूर्णी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों को शरबत वगैरह भी पिलाती है, जिससे पुलिस को पूर्णी पर एक भी बार शक नहीं होता। ऊपर से पूर्णी का उसी वक्त सर घूमने भी लग जाता है, तो वो कहती है कि मेरा बीपी डाउन हो रहा है शायद। पुलिस वाले उसे अपना ध्यान रखने को कहते हैं। साथ ही अना ने उन्हें यहाँ पर भेजा है, ये बात भी वो नहीं बताते वैसे। पर अना फिर से पुलिस स्टेशन आ जाती है, ये जानने के लिए कि पुलिस को अरविंद के बारे में कुछ पता चला या फिर नहीं। वो बातों ही बातों में काफी अग्रेसिव भी हो जाती है, जिससे इंस्पेक्टर को आ जाता है अना पे गुस्सा, और वो कहता है कि देखो आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। जब अरविंद की वाइफ को कुछ अनहोनी होने का एहसास ही नहीं हो रहा, तो फिर आप बेकार में इतना परेशान क्यों हो रही है अरविंद के लिए? वो जहाँ भी बिल्कुल सही सलामत है, वो वापस आ जाएगा तो आप अपने पैसे का हिसाब कर लीजिएगा। साथ ही अभी हम आपके कहने पे कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने अरविंद को 5 लाख रुपए दिए। अब अना हो जाती परेशान, वो पुलिस को खुलकर बता ही नहीं पा रही है कि अरविंद तो मेरे साथ जाने वाला था पर वो उस दिन आया ही नहीं। ऊपर से वो ना तो घर पे और ना ही ऑफिस में, उसके साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई है, पर ये बातें वो बता नहीं पाएगी ना, खुद भी फंस जाएगी नहीं तो। पर फिर भी अना के कहने पे पुलिस वाले एक बार फिर से पूर्णी के पास जाते हैं, पर पूर्णी घर पे नहीं होती। पर सही वक्त में वो आ जाती है और उसके हाथ से गलती से रिपोर्ट्स गिर जाते हैं, जिसे इंस्पेक्टर उठाकर देखता है। साथ ही साथ देख लेता है कि ये तो पूर्णी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, यानी उस दिन पूर्णी का सर प्रेग्नेंट होने की वजह से घूम रहा था। खैर फिर पुलिस वाले बताते हैं कि ये अना नाम की लड़की कह रही है कि अरविंद उसके 5 लाख रुपए लेकर गायब हो गया है, इसलिए हमने उसके फोन को ट्रेस किया और जीपीएस में लोकेशन यहीं के पार्किंग एरिया की आ रही है। तब पूर्णी कार की चाबी इंस्पेक्टर को दे देती है और उन्हें ड्राइविंग सीट के नीचे से अरविंद का फोन भी मिल जाता है, जिसे जाहिर सी बात है कि पूर्णी ने ही छुपाया होगा, मगर इंस्पेक्टर के सामने वो बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर पूर्णी के घर में जाकर उससे पूछताछ करते हैं और ज्यादा। पर जब नैन्सी को पता चलता है कि अरविंद गायब हो गया है और पुलिस पूर्णी से पूछताछ कर रहे हैं, तो नैन्सी आकर पुलिस वालों को खूब झाड़ती भी है कि ये बेचारी लेडी गांव की है, इसलिए उतनी चंड चालाक नहीं है, इसे रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। भला आप एक लेडीज के घर पर 2 पुलिस वाले बिना एक लेडी ऑफिसर के कैसे पूछताछ कर सकते हो? कोई लेडी ऑफिसर तो होनी चाहिए। इस तरह वो डांट कर पुलिस वालों को उसी वक्त वहां से भगा देती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अना को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो अना अपने लॉयर के साथ आती है। पर ये बात इंस्पेक्टर को बड़ी अजीब लगती है। वो कहते हैं कि उस दिन तो तुम बड़ी इनोसेंट बनकर हमारे पास आई थी, पर अरविंद के फोन में हमें तुम्हारे अफेयर के सारे सबूत मिल गए हैं, पता है? तब अना कहती है मैं अपने अफेयर से इनकार नहीं कर रही। अरविंद पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, फिर उसकी शादी हुई और उसने शादी के बाद भी मेरे साथ रिश्ता रखने की जिद की, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं बीच में आई हूँ, बल्कि बीच में आने वाली तो उसकी वाइफ है। तब इंस्पेक्टर को लगता है कि जरूर अना ने ही अरविंद की जान ली है। हो सकता है अरविंद अना को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ सीरियस होना चाहता होगा, जो अना से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने गोवा जाने के बहाने से अरविंद को कहीं बुलाया और अरविंद को वहीं निपटा दिया, और फिर खुद आ गई पुलिस के सामने कि अरविंद कहीं खो गया है, उसकी रिपोर्ट लिखिए। इंस्पेक्टर और अना की बहस को सुनकर एसी बाहर आ जाते हैं, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट। वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि इतना शोरगुल क्यों करके रखा हुआ है? तब इंस्पेक्टर उनको सारी बात बताता है। एसी भी इंस्पेक्टर को सुना देता है कि एक रैंडम लेडी अरविंद को ढूंढ रही है, फिर उसकी वाइफ क्या कर रही है वो क्यों नहीं ढूंढ रही, तुम उसकी वाइफ पे डाउट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? लेकिन ये बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर को बड़ा खराब लगता है। वो अपने कांस्टेबल के साथ अगले दिन सारी बातें शेयर करते हुए कहता है कि एसी ने मुझे इतना कुछ सुनाया, जैसे कि हमें उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं, बस उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कांस्टेबल कहता है कि बस 2 हफ्ते की बात है, पिछला केस जो चल रहा है ना उनपे, उसी के लिए उनको सस्पेंड करने की बात भी चल रही है। अब आगे एसी पूर्णी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं। वो बड़े आराम से उसके सारे सवाल का जवाब दे देती है। फिर जब एसी उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में पूछता है, पूर्णी बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझ पे चीट नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों पूर्णी जानती थी कि अगर मैं अपने हस्बैंड के द्वारा की गई चीटिंग को एक्सेप्ट करूंगी तो मुझ पे ही शक जाएगा कि मैंने ही अपने पति के साथ कुछ गलत कर दिया। सब ये सोचेंगे कि जब मुझे उनके अफेयर के बारे में पता चला तो मैंने उन्हें मार दिया, इसीलिए वो बिल्कुल नादान बनने की एक्टिंग कर रही होती है। दूसरी ओर हम अना को देखते हैं। उसकी मॉम के कब्र पे उसने फादर के सामने अपने सिन भी कन्फेस कर लिए होते हैं, इसीलिए फादर उसको यही सजेस्ट करता है कि जो हुआ सो हुआ, एक मैरिड मैन के पीछे पड़ के कोई फायदा नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ो और किसी नेक इंसान से शादी कर लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मगर अना की नजर पे तो अरविंद की प्यार की पट्टी बंधी हुई है। बेचारी को अभी भी यही लग रहा है कि अरविंद ने पूर्णी से मजबूरी में शादी की और प्यार वो मुझे से करता है।
फिर रात की बात है दोस्तों, पूर्णी के पेट में अचानक से दर्द हो जाता है और उसका बेड खून से भर जाता है। दरअसल उसका मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से पूर्णी बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन अना फिर से उसके घर पर आती है। अब तो सबको अना और अरविंद के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए पूर्णी भी खुलकर उससे इस बारे में बातें करती। वो कहती है, अगर अरविंद सच में तुमसे प्यार करता था तो उसने शादी मुझसे क्यों की? वहीं मैं भी अभी तक यही सोचती थी कि वो मुझसे प्यार करता था तो फिर मेरे होते हुए दोबारा तुम्हारे पास क्यों गया? तो क्या आखिर उसने मुझे चीट किया या फिर तुम्हें? तब अना रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कभी मेरे डैड के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं अपनी कंप्लीट फैमिली चाहती थी। अरविंद ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें डिवोर्स देकर पूरी तरह से मेरे पास आ जाएगा, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम अरविंद को अपने पास ही रखो, मैं उससे खुद ही दूर चली जाऊंगी। तुम बस ये बता दो कि अरविंद है कहाँ, ठीक है या फिर नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं। देखो, हर प्रेग्नेंट वुमेन की समाज में रिस्पेक्ट होती है। तुम तो वाइफ हो, तुम्हें समाज में सम्मान मिल जाएगा, पर मेरा क्या? पूर्णी को समझ आ जाता है कि अना भी प्रेग्नेंट है। इसके बाद अना रोते हुए अपने घर चले जाती है, जहाँ कुछ देर के बाद एसी आता है कि इसके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। मगर धीरे धीरे वो अना के नजदीक भी जाता है, जिसका अना विरोध करती है। तब एसी काफी गाली गलौज करने लग जाता है कि जब तुम उस अरविंद के साथ सो सकती हो तो मेरे साथ सोने में दिक्कत क्या है? मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश कर दूंगा। ये सब कहते कहते वो अना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर के बाद पूर्णी आती है अना के घर और उसे बताती है कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो सच कहूं मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया। अगर मैं शिक्षित नहीं होती तो मैं सारा इल्जाम तुम पर डाल देती कि तुमने ही मेरे पति को फंसाया होगा। पर अक्सर मर्द के किए गए गलत कामों के लिए हम औरतों को ब्लेम कर देते हैं। देखो, मुझे ये नहीं पता कि अरविंद तुमसे सच्चा प्यार करता था या नहीं, पर इतना तो तय है कि उसने हम दोनों को चीट किया था। वो हम दोनों के साथ लॉयल नहीं था। उस कमीने का बच्चा कहलाने से अच्छा है तुम्हारा बच्चा बिना बाप के नाम के पले। और मैं उस अनबॉर्न बच्चे से माफी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाप को मार डाला है। ये सुनकर अना को खांसी होने लगती है तो पूर्णी जल्दी से फ्रिज में से अपनी पानी निकालती है, पर तभी फ्रिज के अंदर से निकलती है दोस्तों एसी की लाश। दरअसल जब अना के साथ एसी जानवरों की तरह जबरदस्ती कर रहा था, तब खुद को बचाने के लिए अना के हाथों एसी का खून हो गया। बस फिर क्या था, अना और पूर्णी साथ मिलकर एसी की बॉडी को दूर जंगल में फेंक आते हैं। फिर सीन होता है कुछ महीने के बाद शिफ्ट। इंस्पेक्टर एक दिन पूर्णी के घर पर आता है, जहां वो पूर्णी से माफी मांगता है कि वो उसके हस्बैंड को नहीं ढूंढ सका। वो कहता है कि एसी सर की मौत के बाद वो फाइल वहीं पे अटक गई और आपके पति के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। तब अना इंस्पेक्टर से मिलती है। पूर्णी के साथ अना को देखकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है कि ये दोनों मिलजुल कर एक ही घर में रह रही हैं। ऊपर से अना प्रेग्नेंट भी है, उसका बेबी बम्प भी अच्छे से दिख रहा है। इंस्पेक्टर को तो कुछ गड़बड़ी लगती है और वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। सोसाइटी के बाहर उनको एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि हड्डी खा रहा था। वो किस चीज की हड्डी है ये देखने के लिए इंस्पेक्टर नजदीक जाता है तो कुत्ता उनको काट लेता है। इसके बाद हमें पूर्णी के घर पे अना की बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसमें एक गॉडेस टाइप फिगर बनी होती है, जिसके एक हाथ में दरांती और दूसरे में एक बर्तन होता है और बर्तन के पास कुत्ता बैठा होता है। और फिर हमें आखिर में पूर्णी को देर रात में कुकर लेकर सोसाइटी के बाहर दिखाई जाती है। वो आसपास के डॉग्स को कुकर में से खाना खिलाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि पूर्णी ने अरविंद की लाश को फ्रिज में रखा और फिर धीरे धीरे उसकी लाश के टुकड़े कर करके चावल के साथ पकाकर कुत्तों को खिला दिया, जिसके बारे में सिर्फ पूर्णी और अना को ही पता था। दोस्तों, क्या कमेंट्स हैं आपके इस मूवी पे? बताइए जरा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।